हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है बीएससी से इंटर लेवल सचिवालय सहायक की परीक्षा का प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, इसमें हम लोग 75 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, 75 प्रश्न जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित होगा। दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस हम लोग अगले भाग में करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अनुदैर्ध्य तरंगे निम्न में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ठोस, द्रव, गैस या निर्वात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात से होकर अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं गुजर सकते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका अनुदैर्ध्य तरंग जब किसी माध्यम के कण में कंपन करने की दिशा तरंग संचरण करने की दिशा की अनुदिशित या समानांतर होती हो तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग किस में उत्पन्न होता है? तो वायु से उत्पन्न तरंगे है, ध्वनि तरंगे, द्रव के भीतर उत्पन्न तरंगे इत्यादि होता है। और निर्वात में जो है अनुदैर्ध्य तरंगे का नहीं गुजर सकता, उसमें प्रवेश नहीं करता, उसमें सुनाई नहीं देता। लेकिन निर्वात में जो होता है दोस्तों, वहाँ पे वायुमंडल शून्य होता है, वायुमंडल की स्थिति नहीं होता, जिस कारण से अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है और संचरण नहीं कर सकता, एक दूसरे तक आवाज नहीं पहुंच सकता है। अगला सवाल है दोस्तों कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर बनेगा। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब समान आकार का होता है और यह उल्टा एवं वास्तविक होता है। अगला सवाल है कि प्रस्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन दिया हुआ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम, या 2,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20,000 हर्ट्ज से अत्यधिक। तो प्रस्रव्य ध्वनि होते हैं 20 हर्ट्ज से कम जो होते हैं वो अवश्रव्य तरंगे होते हैं। अब श्रव्य तरंगे होते हैं, और ये जो होते हैं 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक, ये होता है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे ध्वनि तरंगे होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है गति विषयक नियम न्यूटन ने दिया, जी बिल्कुल सही है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया, ये भी सही है। विद्युत आकर्षण का नियम ओम ने दिया, ये बिल्कुल गलत है। विद्युत आकर्षण का नियम जो है वो कूलम ने दिया। किसने दिया है? तो कूलम ने दिया है। अगला करेक्ट लॉगरिथम नियम जॉन नेपियर ने दिया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा कौन सुमेलित नहीं है, तो विद्युत आकर्षण का नियम ओम ये सुमेलित नहीं है। विद्युत आकर्षण का नियम जो कूलम ने दिया है। और जो विद्युत प्रतिरोध का नियम की पूछा जाए तो विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया है, और विद्युत उष्मा का प्रभाव का नियम जो है वो जूल ने दिया है। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के। अगला प्रश्न है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ससंजक बल, असंजक बल, गुरुत्व बल, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ससंजक बल कहा जाता है। अगला सवाल है कि डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है। ऑप्शन है गतिमान वस्तुओं के लिए, एक गतिमान तथा अन्य स्थिर वस्तुओं के लिए, सापेक्ष गति के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सापेक्ष गति के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। इसका ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी गुजरात राज्य ने। अगला प्रश्न है कि अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है विनय कुमार सक्सेना, मनोज सिन्हा, जगदीश ठाकुर, किरण बेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां के संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो स्वनिधि योजना जो है दोस्तों वो आसान ऋण प्रदान करने से संबंधित है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता के लिए किया गया, दिव्यांगजन के लिए किया गया, या सीमांत किसानों के लिए किया गया, या महिलाओं के स्व सहायक समूहों के लिए किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता के लिए यह किया गया है। इसके तहत जो है 10,000 रुपया ऋण दिया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आरसीईपी समझौता में शामिल नहीं है? आरसीईपी का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें समझौता किसके बीच में नहीं हुआ है? तो ऑप्शन है चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के बीच समझौता नहीं हुआ। ये किसके बीच हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिणी कोरिया में इसमें शामिल देश है। अगला सवाल यह है कि निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है? 190वां देश कौन सा बना है? तो इसका ऑप्शन है नौरू, ओमान, मोनाक या अंडोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडोरा जो है 190वां देश बन गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। इससे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को IMF बोलते हैं इंग्लिश में। इसका जो 189वां देश जो था वो नौरू था। नौरू का स्थान जो था 189वां था। 190वां देश अंडोरा बना है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का विषय या थीम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 101वां स्थान रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब भूखों का देश में भारत का स्थान 101वां है। अगला प्रश्न है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कैमूर में। दोस्तों कभी कभी BSSC पुराना भी पूछ देता, पीछे 1-2 साल पीछे का करंट अफेयर्स, इसलिए इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सा देश SCO का 9वां देश सदस्य बना है? इसका संघाई सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका 9वां सदस्य देश जो है दोस्तों कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान जो है वो 9वां देश बना। इससे पहले 8 देश शामिल था संघाई सहयोग सदस्य में। इसकी स्थापना की बात किया जाए, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महानोकिस, दादा भाई नौरोजी, VKR राव, साइमन कुजनेट्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता कहा जाता है। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहा है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, वियना, मॉन्ट्रियल या वाशिंगटन DC।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि उत्पादकों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है? कंडक्टिव टिश्यू किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइलम ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डी विर्ज ने, तो बिल्कुल सही है। विकास का सिद्धांत डार्विन में दिया, ये भी सही है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल एवं टेटम ने दिया, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम या जीवाणु या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है और जीवाणु भी एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो एक कोशिकीय जीव में जो होता है उनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अगला सवाल है कि शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है यकृत, किडनी, अमाशय या आंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में एपेडिनिक्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है पाचन में सहायक, पानी का अवशोषण, रुधिर के संचालन में सहायक या कोई कार्य नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए या बी होगा। अगला प्रश्न है कि किस रोग के विकृति के लिए विडाल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एड्स, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइफाइड को। अगला प्रश्न है कि पादप में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रासरण कहलाती है। अगला सवाल यह है कि पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न क्यों है? ऑप्शन है चार कोष्ठ वाला हृदय होने के कारण, मध्य पट या डायाफ्राम के कारण या पंखों के कारण या लघु मस्तिष्क के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य पट के कारण। डायाफ्राम होने के कारण पक्षी से चमगादड़ जो है वो अलग होता है। अगला प्रश्न है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम बेरेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रॉनिक समूह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है सब न्यूट्रॉनिक समूह के अंतर्गत आता है। सब न्यूट्रॉनिक तत्व जो होता है भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है उसे सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे इसका जो न्यूट्रॉनों संख्या है वो कार्बन 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8, ये क्या एक समान संख्या में है और नीचे भी ये सामान्य है। 15, 16, 17 मतलब दोनों समान दिया हुआ। 6 कार्बन का 14 होता है, नाइट्रोजन का 15 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अगला सवाल है कि
क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रायोलाइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन से होता है? और तो क्रायोलाइट होता है, बॉक्साइड होता है, कोरोडम होता है, डायोस्फेयर होता है। एल्युमिनियम के ये प्रमुख अयस्क होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अगला सवाल है कि भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारी जल का अनुभार 20 होता है। और जो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू में पूछा जाए कि भारी जल में अनुभार का कितना होता है, तो 20.030 ग्राम प्रति मोल होता है। वही जबकि साधारण जल में पूछा जाए, साधारण जल में अनुभार कितना होता है? साधारण जल में, तो साधारण जल में अनुभार जो होता है 18.016 ग्राम प्रति मोल होता है। और जो एग्जैक्ट वैल्यू आज पूछा है तो इतना होता है, लेकिन 18 मुख्य रूप से दिया रहता है, तो 18 आप मान सकते हैं साधारण जल में। और भारी जल में अनुभार 20 होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जब दिया जाए तो 0.30 मारेंगे, और साधारण जल में 18.016 ग्राम प्रति मोल होता है। अगला सवाल है कि कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम नीलाथ होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। बाकी ये सभी पोटेशियम क्लोराइड, टीएनटी, टीएनजी, टीएनटी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, टीएनजी का ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये सभी विस्फोटक पदार्थ है। ट्राई नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है कि खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल के कारण खुले में रखने से दूध खट्टा हो जाता है। अगला सवाल, एक निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैसे तो एशिया होता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार, लेकिन एशिया ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो दिया हुआ अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो होता है वो होता है दक्षिणी अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका। अफ्रीका महादेश जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला एशिया है, तीसरा यूरोप है, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, छठा अंटार्कटिका है और सातवां जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत पर पाई जाती है? ऑप्शन है संचित, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत और शिष्ट पर्वत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वलित पर्वत पर सबसे ऊंची चोटियां पाया जाता है। वलित पर्वत का उदाहरण कौन कौन सा है? वलित पर्वत का उदाहरण जो है वो हो जाएगा हिमालय। हिमालय जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। और कौन सा है? तो अल्पास, अल्पास भी ये वलित पर्वत का उदाहरण है। और कौन है? तो यूराल, यूराल भी जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। और कौन सा है? तो रॉकीज, रॉकीज भी कौन सा पर्वत का उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। और कौन सा पर्वत है? तो एंडीज, एंडीज, ये सभी जो पर्वत है वलित पर्वत का उदाहरण है। ये सभी पर्वत में सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है, सबसे ज्यादा हिमालय में। और संचित पर्वत की उदाहरण माने तो संचित पर्वत में भूरी पटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर वाला एक स्थान जमा होता है जिसे संचित पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत कहें तो ब्लॉक पर्वत जो होता है, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का सॉल्ट रेंज में और पाकिस्तान, सॉरी ब्लॉक फॉरेस्ट जर्मनी में और सॉल्ट रेंज जो है पाकिस्तान में पाया जाता है, जिसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। वही अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो अवशिष्ट पर्वत जो है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो है वो है विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा, सतपुड़ा ये भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है।
नीलगिरी, नीलगिरी ये भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पारसनाथ, पारसनाथ ये भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी ये सभी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट पर्वत जितने भी उदाहरण बताए सभी पर्वत भारत में पाई जाती है। अगला सवाल है कि हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाब अल मंदेव जल संधि जो है वो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। कोई मलाक जनसंधि की बात किया जाए तो मलाक जनसंधि जो है वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। वही होमरूज जल संधि की बात करें तो होमरूज जल संधि जो है वो पारस की खाड़ी और ओमान को खाड़ी को जोड़ती है। ये पारस की खाड़ी और पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, ओमान की खाड़ी को जोड़ती है होमरूज जल संधि। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी या नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी को, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी को दोदा बेटा कहा जाता है। दोदा बेटा की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितना है तो 2637 मीटर कुल ऊंची है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित दोदा बेटा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल जो है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक वाला राज्य है। ये कुल रबड़ उत्पाद का 76% भारत का कुल उत्पादक का 76% जो है वो केरल अकेले उत्पाद करता है रबड़ का। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन दिया है कोयना, भीमा, पंचगंगा, तेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेल जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तेल को छोड़कर कोयना, भीमा, पंचगंगा ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। तेल नदी जो है किसकी है तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। किसका है? महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। कृष्णा की और कौन कौन सी है? कोयना, भीमा, पंचगंगा के अलावा घाटप्रभा और तुंगभद्रा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया से भारतीय संविधान के
निर्माताओं को अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आका, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइवर जेगनिस का यह कथन है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में के तहत जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला सवाल है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वह एक अधिनियम बन जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के सचिव, विधानसभा के अध्यक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल संविधान का प्रमुख होता है। राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष का संवैधानिक प्रमुख होते हैं और यह संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अंतर्गत यह संविधान के अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और ये किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग के माध्यम से संसद से हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाया जाएगा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। इसी के तहत राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाने की प्रक्रिया किया गया है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैध मतों का 1/6 भाग जो उसे प्राप्त नहीं होगा तो अपना जमानत खो देता है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष होता है। और ये संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में के विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 170 में भारत राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान में एक किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? ऑप्शन है तारापुर, अप्सरा, अग्नि या पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्सरा। तारापुर जो है वो भारत का प्रथम आणविक केंद्र था। अग्नि जो है वो भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल था और पृथ्वी जो है वो भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। और जो फ्रांस की बात किया जाए, फ्रांस की राष्ट्रीय चिन्ह क्या? तो फ्रांस की राष्ट्रीय चिन्ह सिर्फ लिली है और बांग्लादेश का वाटर लिली है। जापान की बात करें तो जापान का गुलदाउदी का फूल जो है वो राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पशु है,
तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ ही है। अगला प्रश्न है कि नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेशनल असेंबली जो है वो फ्रांस देश के संसद को कहा जाता है, फ्रांस देश को। फेडरल असेंबली जो है वो स्विट्जरलैंड के देश स्विट्जरलैंड के संविधान को फेडरल असेंबली कहा जाता है। तो जातीय संसद जो है वो बांग्लादेश के संसद को पंचायत जातीय संसद कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ILO का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना जो है ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को किया गया था स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्य उद्देश्य था श्रमिकों की स्थिति में सुधार और उसके जीवन स्तर को उन्नत करना था। अगला सवाल है कि पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जैविक संगठन से, अजैविक संगठन से और ऊर्जा संगठन, तीनों से मिलकर के पर्यावरण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि EPA का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसी EPA का पूर्ण रूप होता है। और इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संघीय एजेंसी द्वारा 2 दिसंबर 1970 ईस्वी को किया गया था। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधित नियमों का निर्माण में एवं परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक इको मार्ग का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है विश्व विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रन है। अगला प्रश्न है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाइटम, क्रेस्टियासी और हेरिंग। अगला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण क्षेत्र में। अगला सवाल है कि 1847 ईस्वी में विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध से। अवध से केवल 75,000 सैनिक ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। 75,000 सैनिकों ने भाग लिया था। अगला सवाल है कि देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो देव समाज का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे देव समाज के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना उन्होंने 1887 ईस्वी में किए थे। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। अगला सवाल है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह कहाँ स्थित है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, जबकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कहाँ से शासन किया था? तो लाहौर से शासन किया था। अगला सवाल है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो महाराणा प्रताप और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजय हुए थे। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। और ये कब जारी हुआ था? तो 1580 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। अगला सवाल है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल का आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।